Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about the HIV structure as well as mode of replications. ठीक है? तो आज हम HIV स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना? मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? डेफिशिएट कर देता है। क्या कर देता है? डेफिशिएट। अभी हम देखेंगे क्या कैसे करता है। ठीक है? तो पहले एक बार हम जनरल देख लें कि एक्चुअल में एचआईवी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली जो एचआईवी का वायरस होता है इकोसाहेड्रल उसकी शेप होती है जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना? तो आओ इसकी हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। ठीक है ना? टाइम बचाने के लिए हम लोग डायग्राम पहले ही यहाँ पे बना चुके हैं। अब हम लोग पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये हमारा एक एचआईवी का वायरस है। ठीक है? इसके ऊपर आप देख रहे हो एक एनवलप दिख रही है। क्या दिख रही है? एनवलप दिख रही है। आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है? सेम जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सेम इनके भी तरह लिपिड बाइलेयर ही है। ठीक है? दूसरी चीज देखो क्या क्या चीजें हैं इनके पास भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में जो वायरस का मेम्ब्रेन है, एक्चुअल में ध्यान से देखना, जो वायरस का मेम्ब्रेन होता है इसके पास खुद नहीं होता है। ठीक है? ये होस्ट से डिराइव हुआ होता है। किसे? होस्ट को जब इन्फेक्ट करके वो बर्ड ऑफ होता है तब ये उससे क्या चुरा लेता है? होस्ट का मेम्ब्रेन चुरा लेता है। ठीक है ना? तो ये खुद का इसका मेम्ब्रेन नहीं है, ये होस्ट से डिराइव किया हुआ है। इज इट क्लियर अप टू हियर? अब हम लोग देखते हैं पहले। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, पहली बार आपको ये प्रोटीन नजर आ रही है, जो आपको ब्लू कलर की प्रोटीन नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हो? डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बच्चे बोलते हो? डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है ना? इसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम देखो जीपी लिखते हैं। जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ही है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इस प्रोटीन का वो क्या होता है? 129 ग्राम होता है। ठीक है ना? तो जीपी 120 से मेंशन करते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा चीज देखो, एक और प्रोटीन आप ब्लैक कलर की प्रोटीन देख रहे हो जो पूरी मेम्ब्रेन में स्पैन की हुई है, इसको बच्चा बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? ट्रांस मेम्ब्रेन कौन सी प्रोटीन? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हो पता है? क्योंकि ये दोनों देखो ये पूरी मेम्ब्रेन तक धसी हुई, पूरी मेम्ब्रेन स्पैन हुई है, इसलिए इसको बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है? और ये क्या है? ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 41। जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर टू हियर? दूसरा चीज देखो, ये आपको नजर ही आ रहा है, ये क्या है? इनवलप नजर आ रहा है। क्या है? इनवलप नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इनवलप हो गया। ठीक है ना? दैट इज लिपिड बाइलेयर। दूसरी चीज आप देखो, अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। आप इसमें प्रोटीन देख रहे हो, इसमें भी आप प्रोटीन क्या क्या देख रहे हो? देखो जो बाहर की तरफ रेड वाली प्रोटीन नजर आ रही है, जो छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है। ठीक है ना? इस प्रोटीन को अगर हम देखें, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हो बच्चे? इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आप बोलते हो? इस प्रोटीन को क्या बोलते हो बच्चा? मैट्रिक्स प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हो? मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हो। क्लियर अप टू हियर? दूसरा अंदर की तरफ भी आओ तो इसमें एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन होती है बच्चा? कोर प्रोटीन बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बच्चा? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बोलते हो, या इसी को किसी किसी बुक में कोर प्रोटीन भी मेंशन है। इसी को आप क्या बोलते हो? कोर प्रोटीन। क्यों न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हो? चलो न्यूक्लियो इसलिए बोलते हो क्योंकि ये जो इसका जो जीनोम है उसको सराउंड किए हुए प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बोलते हो। ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आप जो प्रोटीन आप देख रहे हो, आप इस न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जो आप क्या देख रहे हो? दो सिंगल स्ट्रैंड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बच्चा दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो। आप याद रखना कि जो वायरस होता है ना, वायरस का जो जीनोम है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है? एचआईवी के जो एचआईवी का वायरस है उसके अंदर जो जीनोम है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कितने उसके मॉलिक्यूल? दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है बच्चा? दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना? ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आरएनए के कितने मॉलिक्यूल है बच्चा? इसके दो मॉलिक्यूल है। आरएनए के दो मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं बाइपेटाइड कंडीशन। पेटाइड का मतलब दो पार्टिकल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है? बाइपेटाइड।
ठीक है ना, क्लियर है? तो ये दूसरा देखो, अगर हम बात करें इसके अंदर आपको 3 प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं जो आपको ब्लू, रेड और ग्रीन से मैंने मेंशन किया है। इसको याद करने का तरीका है रेस्ट इन पीस, ठीक है? चलो याद करने का बस तरीका है ये। तो ब्लू वाली को हम क्या मेंशन कर दें, इसको क्या बोल सकते, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है? ये हमारे पास जो ब्लू वाली प्रोटीन नजर आ रही है इसको बोलते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद करना। अगर हम इसकी बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोटीन है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो कितना होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 64, ठीक है ना बच्चा? दूसरा जो प्रोटीन यहां पे मेंशन्ड है इसको बोलते हैं इंटीग्रेज। कौन से प्रोटीन? इंटीग्रेज होती है। इसकी भी अगर हम बात करें तो P32 लिख सकते हैं, प्रोटीन 32, ठीक है? ये वाली जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं प्रोटीएजेस। क्या बोलते हो? प्रोटीएजेस। और इसका अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट तो 10 होता है, P10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको नजर आ रही होगी इसके पास खुद का क्या है, इसके पास इन्वॉल्व है जो कि होस्ट से डिराइव होता है। जैसे ये जो इन्वॉल्व होता है ये किससे डिराइव हुआ है? होस्ट से डिराइव हुआ है, ठीक है? दूसरे पास इसके पास डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। एक्चुअल में प्लीज ध्यान दो, ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP120E क्या करता है, जो हमारी हेल्पर सेल्स होती है, हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेज के पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? CD4 रिसेप्टर। तो ये जो डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है ये इंटरेक्ट करती है किससे भैया? CD4 रिसेप्टर, ठीक है? जहां जहां भी हमारे बॉडी के अंदर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन उसी से इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना? ये किससे हमारे पास कहां अगर हमसे पूछा जाए ये किससे इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास CD4 रिसेप्टर होता है, CD4 प्लस रिसेप्टर्स होता है, ठीक है? और कहां CD4 रिसेप्टर होता है? जैसे अगर हम बात करें टी हेल्पर सेल्स के पास होता है, वो मैकेनिज्म में समझाएंगे। टी हेल्पर सेल्स के पास होता है, लैंगरहैंस सेल्स के पास होता है, डेंड्राइटिक सेल्स के पास होता है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स के पास होता है, ठीक है ना? मैक्रोफेजेस के पास होता है, किसके पास? मैक्रोफेजेस के पास, ठीक है ना? इन सब के पास क्या होता है? CD4 रिसेप्टर। तो ये डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन किससे डॉक करती है? CD4 रिसेप्टर ऑफ इधर टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस से क्या इंटरेक्ट करती है बच्चा। इज इट क्लियर? दूसरा चीज इसके अंदर हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बाइपेप्टाइड कंडीशन, ठीक है? और इसके साथ साथ इस वायरस के पास 3 तरह की एंजाइम्स होती है या 3 तरह की प्रोटीन्स होती है। कौन सी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएजेस। P10 इंटीग्रेज को P32, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए P64 से हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, ठीक है ना बच्चा? दूसरे पास इसके पास कवरिंग होती है, देखो इसके पास न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होती है, रेड वाली आपको जो नजर आ रही है कौन सी है भैया? अंदर की तरफ हमारे कौन से प्रोटीन है? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। और बाहर की तरफ कौन से प्रोटीन्स होती है हमारे पास? मैट्रिक्स प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होती है? मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती है, ठीक है ना? जो मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन से क्या करे जाते हैं? इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना? बातें क्लियर है? गैप और EMV इस तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिस इस प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं, ठीक है? वायरस के पास जीनोम उसका क्या है? आरएनए है, तो आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, इसके पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे, गैप और EMV जीन्स, और इन्हीं की वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो दीस आर द प्रोटीन्स व्हिच आर कोडेड बाय दीस स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है ना? चलो और हम इसके बाद से हम क्या देखने जा रहे हैं? मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कैसे ये वायरस टी हेल्पर सेल्स या मैक्रोफेज के साथ इंटरेक्ट करता है और कैसे रेप्लिकेट करता है उसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब हम देखेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कैसे रेप्लिकेट करता है वायरस सेल के अंदर, ठीक है? देखो बच्चा, ये हमें एचआईवी का स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि इसके पास डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है, अंदर की तरफ ये क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल है, और 3 क्या है? प्रोटीन्स है इसके पास। कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एज वेल एज प्रोटीज, ठीक है ना? देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये क्या है? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, GP41, ठीक है ना? तो ये हमारे पास प्रोटीन है। देखो इनको जो शेप आपको नजर आ रही है ग्लाइकोप्रोटीन की, देखो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ट्रांसमेम्ब्रेन की जो शेप नजर है, इन दोनों को मिला के हम स्पाइक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पाइक। क्या बोल सकते हैं? स्पाइक। अब देखो क्या करता है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक मैक्रोफेज है। देखो
जो HIV का वायरस होता है बच्चा ना, HIV का वायरस कहाँ कैसे इंटरेक्ट करता है, जैसे ही बॉडी के अंदर HIV का वायरस एंट्री करता है, जैसे ही एंट्री करा, इसको क्या चाहिए, ये किससे इंटरेक्ट करता है, इसका जो कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये किससे इंटरेक्ट करता है, CD4 प्लस रिसेप्टर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और CD4 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, अभी बताए हुए थे आपको, ये टी हेल्पर सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, टी हेल्पर सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, और मैक्रोफेजेस के पास प्रेजेंट होता है। और मैक्रोफेजेस को एक्चुअली क्या होते हैं, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, फॉलिकुलर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, पहली बार जब HIV क्या करता है, बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो वो जनरली मैक्रोफेज के अंदर एंट्री करता है। कहां पे बच्चा, मैक्रोफेज के अंदर क्या करेगा, एंट्री करता है, ठीक है ना। एंड देन फर्दर जब उसकी प्रोजनी फॉर्म हो जाएगी और इस सेल को क्या करेगा, जैसे ही सेल से वो क्या करेगा, इसकी प्रोजनी फॉर्म हो जाएगी, जैसे ही सेल से बर्ड ऑफ होगा, वो किस पे अटैक करेगा, फिर टी हेल्पर सेल्स के पास ही क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे होता है। अब जो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 अभी बताया कि डॉकिंग प्रोटीन है, ठीक है ना, और ये किससे डॉक करती है, किससे, जो मैक्रोफेज के ऊपर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, CD4 प्लस रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। देखो CD4 रिसेप्टर के साथ केवल इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, CD4 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट तो करेगा ही करेगा, प्लस 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 इसको मैच करना होगा को रिसेप्टर के साथ, जो किसके पास प्रेजेंट है, को रिसेप्टर, ये किसके पास, मैक्रोफेजेस के पास को रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरली जो को रिसेप्टर्स होते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं, CCR5, CXCR4, these are the receptor which are present over T helper cells as well as मैक्रोफेजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब उनकी मैचिंग हो जाती है बच्चा, पहले किससे वो मैच करेगा, पहले किससे इंटरेक्ट करेगा, CD4 रिसेप्टर फिर उसके बाद को रिसेप्टर से क्या करेगा, मैच करेगा। जब दोनों की मैचिंग हो जाएगी, ठीक है, जो इसके पास प्रोटीन डोमेन्स हैं, उस प्रोटीन डोमेन के साथ जो मैक्रोफेज के ऊपर कीमोकाइन रिसेप्टर को रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उनके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मैच करेगा। जब मैचिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, देन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा HIV का वायरस। और फ्यूजन के लिए फ्यूजन रिसेप्टर का भी होना मैक्रोफेज के पास जरूरी है, ठीक है बच्चा। देखो कैसे, CD4 के साथ CD4 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट हुआ, प्लस प्लस और किसके साथ, इसके पास और भी क्या मिलेगा, कीमोकाइन रिसेप्टर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कीमोकाइन रिसेप्टर्स होंगे। और एक्चुअल में कीमोकाइन रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्चुअल में को रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, को रिसेप्टर। और ये जो को रिसेप्टर्स होता है ना, देखो यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, टी हेल्पर सेल्स के पास जो को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं CXCR4 प्रेजेंट होता है, और मैक्रोफेज की अगर हम बात करें तो CCR5 कीमोकाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, CCR5 कीमोकाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो HIV एंट्री हुआ और वो किससे इंटरेक्ट करेगा, इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये क्या है, GP120, यही याद रखिएगा, GP120 इंटरेक्ट करती है CD4 रिसेप्टर के साथ। CD4 के साथ जैसे बाइंडिंग हो गई, फिर इसकी जो प्रोटीन डोमेन्स होगी वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, कीमोकाइन को रिसेप्टर के साथ इसकी मैचिंग होगी। जब इन दोनों की मैचिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, फिर उसके बाद एक और रिसेप्टर यहाँ पे मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिसेप्टर। और कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, फ्यूजन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। जैसे इन दोनों की मैचिंग हो गई, फ्यूजन रिसेप्टर क्या करेगा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा, इसकी प्लाज्मा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर जाएगा, फ्यूज करा देगा, क्या करा देगा, फ्यूज करा देगा, ठीक है। ये भी लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की बाइलेयर है, दोनों लिपिड की बाइलेयर आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे बच्चा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये तो नोट कर लिया होगा। अब क्या होगा इसके बाद से, देखो अब क्या होगा, जैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसके साथ फ्यूज करेगी, देखो RI वायरस, और इसके साथ क्या कर गया बच्चा, फ्यूज कर गया, क्या कर गया, बोलो क्या कर गया, फ्यूज। ये भी लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, और इसके साथ स्पाइक लगी हुई है। स्पाइक किससे बनी हुई है बताओ, एक तो GP120 से बनी हुई है बच्चा, और दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन 41, ये इसके साथ बाइंड करेगी। देखो फ्यूज होने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियोकैप्सिड्स है, एज वेल एज क्या है, बोलो इसके पास क्या है, न्यूक्लियो मैट्रिक्स प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड है। अब क्या करेगा, देखो इसके पास यही चीजें हैं, ये क्या है, बोलो मैट्रिक्स प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन बच्चा। इसके अंदर क्या है, मैं डायग्राम ऐसे बना दे रहा हूं, ये क्या है,
न्यूक्लियोकैप्सिड, और इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल और प्लस 3 प्रोटीन, कौन कौन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एज वेल एज बच्चा कौन कौन से, जल्दी बोल दो, प्रोटीएजेस, कौन कौन सा, प्रोटीएजेस। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब जैसे ही ये एंट्री करा, एंट्री करने के बाद ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है कौन कौन से भैया, जितने पास न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन और मैट्रिक्स प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन और मैट्रिक्स प्रोटीन क्या कर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीएजेस एंजाइम की मदद से। याद रखिएगा मैक्रोफेज का प्रोटीएजेस एंजाइम्स है, किसका है प्रोटीएजेस एंजाइम, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है बोलो, जो लाइसोसाइम्स है, लाइसोसाइम से क्या आ रहा है, प्रोटीएजेस एंजाइम्स आ रहा है, मैक्रोफेज का जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है, नॉट अ लाइसोजाइम, लाइसोसोम्स जो है वहां से क्या आ रहा है, प्रोटीएजेस एंजाइम्स आ रहा है, और इस प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा बच्चा। कौन कौन से प्रोटीन को, कौन कौन से प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे, देखो कौन कौन से प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन प्लस जिसको कोर प्रोटीन भी बोलते हो, और मैट्रिक्स प्रोटीन, दोनों क्या कर जाएंगे बोलो, डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या एक्सपोज हो जाएगा आपके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, देखो ध्यान से देखना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड के 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, प्लस और कौन सी प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और कौन सा बोलो, प्रोटीएजेस, ये बच जाएंगे। बाकी दोनों प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोटीएजेस एंजाइम की मदद से डिसॉल्व होंगे। अब क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनो, जो इसके पास जो एक मेन एंजाइम है कौन सी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास 2 तरह की एक्टिविटी है, बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है, और आरएनएस एच एक्टिविटी भी होती है। प्लीज ध्यान से सुनिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास 3 तरह की एक्टिविटी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास 3 तरह की, एक तो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, और आरएनएस एच एक्टिविटी भी होती है। क्या होती है, आरएनएस एच एक्टिविटी, किसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास। आपको पता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम्स होती है जो आरएनए से क्या बनाती है, डबल स्ट्रैंडेड के 2 मॉलिक्यूल बनाती है। क्या बनाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बनाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाती है। क्या बनाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट आरएनए इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इज इट क्लियर, ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बन रहा है बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करता है। अब देखो ये रिवर्स ट्रांस, ये हमारे पास आरएनए है, ये क्या है बच्चा, हमारे पास क्या है, आरएनए है। ये जो आरएनए है कौन सी एक्टिविटी होगी, पहले होगी डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। क्या होगी, पहले देखो दोनों मॉलिक्यूल में प्रोसेस होंगे, ठीक है ना, तो हम एक पे बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की पहली एक्टिविटी डीएनए पॉल एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी, डीएनए पॉल एक्टिविटी होगी। तो डीएनए पॉल एक्टिविटी होगी तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड की एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए बनेगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बन जाएगा बच्चा, डीएनए बन जाएगा। किसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, इस आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हो, डीएनए आरएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, कौन सा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना। क्या बना, डीएनए हाइब्रिड बना। प्लस 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 डीएनए हाइब्रिड कैसे बना, ठीक है ना, दोनों मॉलिक्यूल्स में बनेगा। हमने एक का देखा दूसरा बन रहा होगा, ठीक है, इसी तरह होगा। तो रिवर्स हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड इसमें आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की पहली एक्टिविटी कौन सी हुई, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिससे डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। कहां से न्यूक्लियोटाइड है, मैट्रिक, ये जो साइटोप्लाज्म से, ठीक है बच्चा। अब इसके पास दूसरे क्या होगा, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की दूसरी एक्टिविटी क्या होने जा रही है, आरएनएस एच एक्टिविटी। प्लीज ध्यान से देखना, किस कौन सी एक्टिविटी, हमने डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी देख लिया, दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, आरएनएस एच एक्टिविटी। आरएनएस एच एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो आरएनएस एच एंजाइम जो होता है
वो हमेशा हमेशा डीएनए आरएनए हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स जो बनी होती है उसी पे एक्टिव होता है। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, आरएनए एच एक्टिविटी कहां परफॉर्म की जाती है? जहां पे भी डीएनए आरएनए हाइब्रिड का कॉम्प्लेक्स बना होता है वहीं पे आरएनए एच एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, जो ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का मॉलिक्यूल्स है इसको ये क्या करते जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना हुआ था इसमें से ये क्या कर देगा बताओ, इसमें से जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको क्या कर दे रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आरएनए एक्टिविटी का काम क्या होता है? देखो आरएनए एच कहां से है, हाइब्रिड से है। डीएनए आरएनए की जो हाइब्रिड बनी है उसमें से जो आरएनए है उसको ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेटा ये जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सपोज हो गया। क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो चुका है, एक्सपोज हो गया। अब जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब इससे क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी बच्चा? फिर से कौन सी एक्टिविटी होगी? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चा? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। और जो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी उससे ये क्या करेगा, इस जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है, डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस तरह काम करेगा, टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ये काम करेगा तो इससे भी क्या बनाएगा, नेक्स्ट इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। तो आप देख रहे हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या बन गया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया बच्चा। क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, अब ये चीज समझो, ये सब छोड़ दो। ठीक है, अब क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका है, वायरस का है। किसका है बच्चा? तो वायरस। तो आप देख रहे हो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम कैसे हुआ। हमने क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके पास था, सिंगल स्ट्रैंड से एक्चुअल में हमने क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया। इज इट क्लियर? बोलो। तो आपने क्या देखा, आरएनए को टेम्पलेट बनाकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए को टेम्पलेट मानकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को टेम्पलेट मानकर क्या बना दिया गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो डीएनए पे डिपेंड होकर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हुई। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पहला काम क्या हुआ, डीएनए पे डिपेंड होकर, मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हुई। डीएनए डिपेंडेंट, तो आरटी का रो देखो, ये क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट किस पे, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हुई। इससे पहले एक और एक्टिविटी हुई, आरएनए पर भी, आरएनए को टेम्पलेट मानकर डीएनए की सिंथेसिस करी गई थी। तो ये क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हुई, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी की हुई। ठीक है ना। दूसरा, आरएनए एच एक्टिविटी भी हुई थी बच्चा। ठीक है, जिससे हमने क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। अब क्या करेगा, अब देखो, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वायरस का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोर वो एंट्री करेगा। अब इसके पास देखो तीन तरह के एंजाइम है। एक एंजाइम क्या है, रिवर्स एक तो आरटी है, उसका तो रोल आपने समझ लिया। एक और एंजाइम है इसके पास, इंटीग्रेज, और अब बताया था P32, याद आ रहा है। ये इंटीग्रेज क्या करेगा, ये नाम क्लियर है, इंटीग्रेट कराएगा। जो होस्ट का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उस पे ये कट लगाएगा। देखो उस पे ये क्या कराएगा बच्चा, कट करेगा। कट लगा दिया दोनों साइड, कट लगा दिया। देखो होस्ट का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कट हो गया। कट होने के बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड वायरस का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जाके उसे इंटीग्रेट भी कराएगा। क्या कराएगा, इंटीग्रेट, मतलब ये लाइगेशन का भी काम कर रहा है। आप देख रहे हो, पहले ये क्या कर रहा है, एक्टिविटीज के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नजर आ रही है। मतलब इस इंटीग्रेज ने क्या करा, पहले होस्ट के डीएनए को कट करा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नजर आई, प्लस उसको क्या कर दिया, होस्ट के डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी जोड़ दिया गया। मतलब लाइगेशन की भी एक्टिविटी हुई, लाइगेज की तरह भी काम कर रहा है। तो इंटीग्रेज का रोल समझ में आया। यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, इंटीग्रेज। कौन रोल प्ले कर रहा है, इंटीग्रेज। तो देखो अब देखो क्या होगा बच्चा, अब जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, पहला चीज। दूसरी चीज, जब ये होस्ट का डीएनए क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाएगा, किसमें जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन
किस में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाएगा। ये आरएनए की सिंथेसिस भी करेगा बच्चा, क्या बनाएगा, आरएनए की सिंथेसिस भी करेगा, ठीक है। किसकी सिंथेसिस करेगा, आरएनए की सिंथेसिस। अब बच्चे इसमें दो तरह की, क्योंकि आपको पता है कि होस्ट का डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो उसके साथ साथ कौन इंटीग्रेट है, वायरस का डीएनए इंटीग्रेट है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी रेप्लिकेट करेगा, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। देखो ये जो आरएनए बना ना, इसमें दो तरह के आरएनए बनती है। इसके पास कितने तरह के आरएनए बनेगी, दो। एक तो जीनोमिक आरएनए बनेगी। कौन सी आरएनए बनेगी बेटा, जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए का मतलब फर्दर जब इसके पार्टिकल तैयार हो जाएंगे तो फिर से उसको दो मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी तो बनाना पड़ेगा। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल क्या बना लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से। और यही तो पता है कि दो मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है तो बाइपेप्टाइड कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, बाइपेप्टाइड कंडीशन, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करेगा, जीनोम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जीनोमिक आरएनए है। दूसरा चीज क्या बनेगा, दूसरा चीज इसके पास कौन सा आरएनए बनेगा, एक मैसेंजर आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसकी तरह काम करेगा, मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा बच्चा। और इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन्स बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन्स, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स तैयार होंगे। इस तरह के पॉलीपेप्टाइड क्या होंगे, चेन्स तैयार होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब इसके कौन कौन से प्रोटीन फॉर्म होंगे, तो वायरस अपनी सभी प्रोटीन तैयार कर लेगा, वायरस अपनी सभी प्रोटीन तैयार कर लेगा। देखो ये जो प्रोटीन बना है ना, ये देखो ये तो होस्ट के डीएनए का भी प्रोटीन इसमें बना हुआ है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं साथ में, तो इसको अलग भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अलग भी करना पड़ेगा। तो वहां पे किसका रोल हो जाता है बच्चा, तीसरे एंजाइम का, दैट वुड बी प्रोटीएज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन बना हुआ है अब ये प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अभी वायरस का प्रोटीन ये प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटीन्स बना हुआ है, इसमें वायरस का जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है वही काम में लिया जाएगा। तो दैट वुड बी, वो कौन काम करेगा, प्रोटीएजेस। कौन तोड़ेगा, प्रोटीएजेस वो काम करेगा। इस प्रोटीन को फंक्शनल बनाना होगा, इसको कौन तोड़ेगा, प्रोटीन, ये प्रोटीएजेस एंजाइम तोड़ेगा, वायरस का प्रोटीएजेस तोड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी प्रोटीन फॉर्म करेगी, पहली बात ये वाली स्पाइक्स तैयार करनी होगी, पहली बात ये क्या करना होगा, कौन कौन सी प्रोटीन तैयार करनी पड़ेगी, ये स्पाइक्स तैयार करनी पड़ेगी। मतलब क्या क्या, ये GP120 प्लस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, GP120 और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को अभी हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत डीप होता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ग्लाइकोसाइलेशन की भी प्रोसेस हो, सिंपल सी बात है यार, इतना जल्दी आसान। तो देखो प्रोटीन के साथ क्या जोड़ रहा है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ रहा है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन ER में होता है, ये सब प्रोसेस हम डिटेल, बहुत शानदार मैकेनिज्म है, ठीक है। अब छोड़ो वो सब। तो ये हमारे पास स्पाइक प्रोटीन्स बन गए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी GP120 बन गए, प्लस 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 हमको तीनों ये प्रोटीन भी तो फिर से बनानी पड़ेगी, तीनों ये प्रोटीन बनानी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक हमको इंटीग्रेस बनाना होगा, इंटीग्रेस। दूसरा हमारे पास कौन सी प्रोटीन बनानी पड़ेगी, दूसरा प्रोटीएजेस बनाना पड़ेगा। दूसरा हमको कौन सी प्रोटीन बनानी पड़ेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। प्लस 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 इतना ही नहीं, हमको कैप्सिड प्रोटीन भी बनानी पड़ेगी, कैप्सिड प्रोटीन्स भी बनानी पड़ेगी, प्लस प्लस मैट्रिक्स प्रोटीन भी बनानी पड़ेगी। तो हमको और कौन सी प्रोटीन बनानी पड़ेगी बच्चा, कैप्सिड प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन प्लस मैट्रिक्स प्रोटीन, कौन सी, मैट्रिक्स प्रोटीन बनानी पड़ेगी। तो ये सारी प्रोटीन फॉर्म हो गई। अब उसके बाद से क्या होगा, ये जो स्पाइक्स है ना, ये पहले ही ये जितने प्रोटीन आपस में अभी असेंबल करेंगे और असेंबल करके क्या बनाएंगे, वायरस का पार्टिकल तैयार कर रहे हैं। देखो सभी वायरस का पार्टिकल तैयार हो चुका, बस इसको असेंबल होना है। क्या बनाना है, असेंबल होना है, उसकी प्रोजेनी फॉर्म में करनी है। देखो क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन पहले ही जाके मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। पहले ही क्या इधर नहीं मैं बना रहा हूं, पहले ही मेम्ब्रेन में क्या कर जाता है, जाके इंटीग्रेट कर जाता है, ऐसे ये इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सब असेंबल करेंगे। क्या करेंगे, पहला कैप्सिड प्रोटीन, देखो कैप्सिड प्रोटीन क्या होगी, हमारे साथ किसकी किसकी असेंबली, देखो अब असेंबली होना स्टार्ट हो गई। जितना भी प्रोटीन है ये हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन स्टार्ट हो गई असेंबल होना, प्लस प्लस और कौन सी प्रोटीन बोलो, दूसरा न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन असेंबल होना स्टार्ट हो गई।
अब उसके बाद से क्या होगा, ये असेंबल हो गई। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये जो हमारे पास कौन है और हमारा जीनोमिक आरएनए भी क्या होगा, असेंबल करेगा। जीनोमिक आरएनए भी जो बना हुआ असेंबल करेगा। और ये तीनों ये हमारे पे आरटी, प्रोटीएजेस और इंटीग्रेजेस, ये भी इंटीग्रेट कर जाएंगे और सब आपस में क्या इंटीग्रेज है, ये सब क्या करेंगे, आपस में असेंबल करेंगे और असेंबल करेंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे ये पूरे पार्टिकल असेंबल करेंगे और ये पहले ही हमारे पास स्पाइक जाके मेम्ब्रेन से फंस जा चुका है, ठीक है, स्पेंड हो चुका है बाहर की तरफ। अब क्या होगा, अब ये पार्टिकल्स, अब ये चाहता है कि ये क्या हो जाए, अब ये इस सेल को क्या करना चाहता है, सेल से बाहर जाना चाहता है। अब ये सेल से बाहर कैसे जाएगा, अब क्या होगा, ये असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद ये सेल्स बाहर की तरफ बर्ड ऑफ करने में, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मैक्रोफेज का जो मेम्ब्रेन है, वो बाहर की तरफ क्या होने जा रहा है, बर्ड ऑफ होने जा रहा है। और इस मेम्ब्रेन से क्या देखो क्या लगा हुआ है, जैसे ये क्या करेगा, बाहर की तरफ आउटग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, ये बर्ड ऑफ होने जा रहा है। अब देखो इसकी मेम्ब्रेन पर पहले ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगी हुई है। अब देखो, अब धीरे धीरे मेम्ब्रेन, ये देखो आपस में ये क्या कर जाएगा, अब इसके पास ये जैसे जैसे आके आपस में मिलते जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़े की फिनोमेना, ये आपस में निकल जाएगा। ये एक वायरस, एक न्यू प्रोजेनी फॉर्म हो चुकी है। यही वायरस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया, इसमें मैं पहले ही बताया था, वायरस के पास खुद का पार्ट, वायरस के पास खुद का इसका इन्वॉल्व नहीं होता। तो देख रहे हो होस्ट का मेम्ब्रेन चुरा रहा है, ये होस्ट का जो सेल है, होस्ट के जो मेम्ब्रेन है उसी को ये क्या कर रहा है, उसी की मेम्ब्रेन को ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है, चुरा रहा है, ठीक है, स्टोर कर रहा है। निकला, अब जैसे बाहर निकल जाएगा, अब ये क्या करेगा, मान लीजिए हमने इधर दिखाया, ये बाहर के बर्ड ऑफ बॉडी के फॉर्म में आया, बॉडी के फॉर्म में बाहर निकला। अब ये क्या करेगा, इस मैक्रोफेज को जनरली वो किल नहीं करता है। अब ये क्या करेगा, ये जो वायरस है, अब ये इसको अटैक करेगा। अब हमारे मेन कमांडर को, हमारे मेन कमांडर कौन है, टी हेल्पर सेल, जो सबको कमांड करते रहते हैं, हमारे टी हेल्पर सेल को क्या करेगा, टी हेल्पर सेल से, अब टी हेल्पर सेल्स को क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा तब क्या होगा, जब टी हेल्पर सेल्स को ये मारना है, देखो टी हेल्पर सेल को ये लाइटिंग साइकिल चलाएगा इसके अंदर, यही ऐसे ही प्रोसेस चलेगा और वो टी हेल्पर सेल्स को किल कर देगा, टी हेल्पर सेल्स को किल करेगा। जैसे जैसे वो टी हेल्पर सेल्स को किल करेगा तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टी हेल्पर सेल्स का क्या हो जाएगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चा अगर टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज हो गया तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है जो टी हेल्पर सेल्स है वो हमारे नेचुरल किलर सेल्स को भी क्या करती है, नेचुरल किलर सेल्स को भी सिग्नल देती है और प्लस किसको देती है, दैट इज साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स को भी क्या करती है, क्या सिग्नल देती है, और प्लस हमारी बी सेल्स को भी क्या करती है, सिग्नल देती है। बी सेल्स को सिग्नल देती है तो क्या बनाती है, बी सेल्स उस जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, ठीक। तो जब टी हेल्पर सेल्स किसी को सिग्नल ही नहीं दे पाएगा, जब सिग्नल ही नहीं दे पाएगा तो बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होगी, बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होगी तो वो लिम्फो, बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होगी तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगी। साइटोटॉक्सिक किलर सेल जो हमारी वो एक्टिवेट नहीं होगी तो क्या होगी, वो उस पैथोजेंस को किल नहीं कर पाएगी, क्या कर पाएगी, किल नहीं कर पाएगी। तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होने के कारण अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के चांसेस, छोटी से छोटी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है और हो सकता है उस पर्सन की क्या हो जाता है। और टी हेल्पर सेल्स का नंबर हद से ज्यादा अगर काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब हम टीएलसी कराते हैं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब आप कराते हो, टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर बहुत अगर कम हो गया है तो उससे हम क्या मानते हैं कि उस पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन है और उससे जो डिजीज डेवलप होने वाली है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा डिजीज होगी बच्चा, एड्स। क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि उसने एक्वायर किया है, उसकी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो चुकी है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का नंबर क्या हो चुका है बच्चा, कम हो चुका है। तो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, कैसे बनती है, आपको पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होता है, ये मेडिकल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर टी हेल्पर सेल्स जो क्या होता है कि जो एचआईवी का वायरस होता है, एचआईवी का वायरस किस
किस सेल्स को किल करता है जनरली? टी हेल्पर सेल्स को। और टी हेल्पर सेल्स जब किल होना स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारी सेल्स क्या हो जाए, हमारी बॉडी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगी, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है और एक जो हमारे पास है एड्स होने के चांसेस बेहद है। ठीक है, एड्स कंडीशन में जनरली ये होता है। ठीक है, तो पहला जो वायरस आ रहा है, एचआईवी का वायरस है, तो पहले डायरेक्टली हमारे टी हेल्पर सेल्स को नहीं मारता है, पहले वो अपना रेप्लिकेशन किसमें कंप्लीट करता है, मैक्रोफेज के अंदर कंप्लीट करता है ना। तो मैक्रोफेज के अंदर अपनी पूरी प्रोजेनी फॉर्म कर रहा है, जब भी वो मैक्रोफेज को नहीं किल करता है, अपना नंबर बढ़ाते जाता है, वो किसको, उसका टारगेट कौन होता है, जब ज्यादा हथियार तैयार, ज्यादा वायरस तैयार हो जाएंगे तब वो टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है। इसीलिए ये एक फैक्ट्री के मैक्रोफेज एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है ना, जहां पे फॉर्मेशंस हो रहा है, एचआईवी वायरस न्यू प्रोजेनी फॉर्म हो रही है इसके अंदर, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री बोलते हो। मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एचआईवी फैक्ट्री कौन होती है, तो मैक्रोफेज होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रिपेयर करते रहो, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।